वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल इलास्ट्रेशन की थी। इलास्ट्रेशन 16 मैंने खुद करने को बोली थी कि आपने खुद करनी है। अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको कॉल करके या वैसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो। अब सुनना बच्चे, उसके बाद जो टॉपिक है 17 क्वेश्चन अभी मैं वो बता दूंगी क्योंकि मिसिंग अमाउंट को फिल करने वाला है। उसके बाद 18 से हमारा स्टार्ट होता है कि बैलेंस शीट नॉट गिवन इन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले बनानी पड़ती है बैलेंस शीट, लेकिन इस साल ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो 18 से लेकर 25 तक जिन क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो वो आपके इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेरे हाथ में जो बुक है उसमें 18 to 25 है उसके सम। देख लेना, ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस शीट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो वो टॉपिक सिलेबस में नहीं है। उसके क्वेश्चन देख लेना, हमारे 18 to 25 आपकी बुक में जो भी है देख लेना सीक्वेंस। बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। 26 से फिर क्वेश्चन स्टार्ट है जिसके अंदर बैलेंस शीट गिवन है। तो टुडे वी विल डू द इलास्ट्रेशन 26। तो देखना ध्यान से, आप इस सम के लिए क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में नीचे लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, लेकिन एक बार सिर्फ बैलेंस शीट ज़रूर पढ़ लिया करो ताकि मुझे पता लग जाए मुझे अकाउंट लॉन अकाउंट बनाना है नहीं बनाना। तो इस बार आप देखो क्वेश्चन में इलास्ट्रेशन 26 है, करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिए हुए हैं। इसका मतलब कैपिटल क्या है? फिक्स है। तो पार्टनर से रिलेटेड 2 अकाउंट्स बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो देखना उससे नीचे बोला नेसेसरी अकाउंट बनाओ। तो नेसेसरी अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर पे बनता है बच्चे पार्टनर्स लॉन अकाउंट, लेकिन आप उसके अंदर देखो कि आपके पास लॉन की अमाउंट नहीं है, पार्टनर्स लॉन नहीं है, तो आपको लॉन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको लॉन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखना बच्चे ध्यान से, रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स लॉन है नहीं, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 3, A B C, A B C, A B C। दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। A B C। और नेक्स्ट है बच्चे पार्टनर्स करंट अकाउंट। A B C, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बैलेंस शीट में कैश होता है तो कैश अकाउंट, बैंक होता है तो बैंक अकाउंट। इस बार क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास गिवन है बैंक। बच्चे आपको पता है करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में, इसका मतलब कैपिटल फिक्स है। आपने स्टार्टिंग वाली कैपिटल को यहाँ रखना है, पार्टनर को जो भी चीज़ देनी है करंट अकाउंट में देनी है। ठीक है, देखना ध्यान से। अब हम शुरू करते हैं बच्चे बैलेंस शीट की असेट साइड से। सबसे पहले बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। बैंक का बैलेंस हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6300। उसके बाद जितनी भी सारी असेट्स हैं ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 प्लांट। तो ये एंट्री रियलाइजेशन के कहाँ जाएगी? डेबिट में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या क्या लिखोगे? 2 डेटर, 2 स्टॉक। रियलाइजेशन के डेबिट में 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर,
2 प्लांट, 2 प्लांट, ठीक है। तो डेटर मेरे पास आए 55,000, 2 स्टॉक 81,000, 2 फर्नीचर 20,000, 2 प्लांट 53,700। उसके बाद बच्चे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। करंट अकाउंट का बैलेंस जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, तो उसके लिए मैंने करंट अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है। तो करंट का डेबिट साइड बैलेंस है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट का बैलेंस है बच्चे 22, सी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22, ये लिख दिया। उसके बाद बैलेंस शीट का असेट साइड पूरा हो गया। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर, दिस इज द आउटसाइड लायबिलिटीज। इसके अलावा चेक कर लो कोई और आउटसाइड लायबिलिटीज तो नहीं है। क्रेडिटर है, एक वाइफ लोन है और एक बैंक लोन है, तीनों आउटसाइड लायबिलिटी है, तो तीनों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री होगी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बी ए वाइफ लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, बाय एज वाइफ लोन, बाय बैंक लोन, 3 आउटसाइड लायबिलिटी थी, तीनों को ट्रांसफर कर दिया। 31 थी, ये 12 है और बैंक लोन है 20, हो गया। बीच में मैंने छोड़ा है रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी इज अनदर नेम ऑफ जनरल रिजर्व, अनदर नेम ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो करेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसे कौन बांटेंगे, पार्टनर्स। लेकिन इस बार आपको कोई भी चीज़ कैपिटल अकाउंट में नहीं देनी, हर चीज़ करंट अकाउंट में देनी है। बुक में उसने कैपिटल में डाली, आप ऐसा मत करना, आप सारी चीज़ें करंट में डालना, क्योंकि कैपिटल फिक्स रखनी है, ठीक है। तो बताओ एंट्री क्या होगी, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी अकाउंट डेबिट टू एज करंट, टू बीज करंट, टू सीज करंट, बिकॉज करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। लेकिन इस टाइम आपने पार्टनर कोई भी चीज़ कैपिटल अकाउंट में नहीं देनी, करंट अकाउंट में देनी है। तो एंट्री बनेगी रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज करंट, टू बीज करंट, टू सीज करंट। तो बाय रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, सिक्स, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी मैंने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद एक और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, 12,000, ठीक है। इसको बांटने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज करंट, टू बीज करंट, टू सीज करंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, 4,000, 4,000, ये भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, यहाँ लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं 60, 50, 20, 60, 50, 20। उसके बाद करंट अकाउंट में करंट के बैलेंस लिखो, देखो मैंने तभी स्पेस छोड़ा था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 5,000। अब मेरे पास बचे कुछ भी नहीं है, मैंने पूरी बैलेंस शीट खत्म कर दी। अब आगे चलते हैं हम नीचे, असेट कितने में बिकी वो सारे प्राइस नीचे होंगे। देयर इज ए बिल फॉर 5,000, कह रहा है हमारे पास एक बिल है 5,000 का अंडर डिस्काउंट। अंडर डिस्काउंट का मतलब इसके पैसे हमने कहाँ से ले लिए थे, बैंक से ले लिए थे। बिल के पैसे बैंक से लेना, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ले लिए थे। दिस बिल वॉज रिसीव फ्रॉम आर, ये बिल हमने किससे रिसीव किया था, आर से। दिस बिल वॉज रिसीव फ्रॉम आर, ये बिल हमने आर से रिसीव किया था, ठीक है। एंड आर प्रूव इंस्टॉलमेंट, आर क्या प्रूव हो गया, इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब ये टाइम पीरियड में बैंक की पेमेंट नहीं करेगा, तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। तो बिल, बैंक बिल के पैसे किससे मांगेगा, हमसे। तो डिसऑनर के केस में हमने जो बिल डिस्काउंट कराया था, ये पूरे पैसे बैंक को वापस करने पड़ते हैं। तो इस केस में मुझे 5,000 पूरे वापस करने हैं, तो यहाँ मेरी क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी।
लायबिलिटी पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, एक तो ये एंट्री होगी, हमें बैंक को पैसे वापस करने हैं। रियलाइजेशन टू बैंक, पूरे बिल के पैसे 5। रियलाइजेशन टू बैंक, बिल डिसऑनर की है, बिल रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 5000, ठीक है। उसके बाद एक चीज और पढ़ो कि आपको आपने तो पैसे वापस कर दिए कि आर से आपको कुछ रिसीव हुआ है, कह रहा है 60% वर रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। एस्टेट मतलब इसकी एसेट से 60% रिसीव हुआ, तो मुझे बताओ आर ने मेरे 5 देने थे, लेकिन कितने रिसीव हुए 60%, तो 3000 रिसीव की एंट्री करोगे। बताओ रिसीव की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय बैंक 3000 रिसीव हुए, बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन 3000, ये हो गई मेरी। नेक्स्ट देखना, आपके पास नेक्स्ट कह रहा है इट वॉज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक आगे खोल के बैठती है। इट वॉज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, एक इन्वेस्टमेंट जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं है, इज वर्थ ₹8, जो कितने की है 8, मतलब आज उसकी वैल्यू 8 की है। दिस इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर, इसे एक क्रेडिटर ने ले लिया, मतलब सारे क्रेडिटर की पेमेंट के लिए सेट नहीं दी जा रही। अगर कहता है ना फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, फॉर ऑल क्रेडिटर्स, सभी की पेमेंट के लिए जा रही है, तो यहाँ से मेरी लायबिलिटी खत्म होती, यहाँ से मेरी एसेट खत्म होती, एंट्री बनती, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन क्लैश करती। लेकिन उसने कहा इट इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू, इसे एक क्रेडिटर ने लिया है, मतलब सिर्फ 8000 के क्रेडिटर ने लिया है। तो चेक करो मेरे पास बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 31, क्रेडिटर ने अपने पेमेंट के लिए पूरे 31 के क्रेडिटर नहीं, एक क्रेडिटर ने, इसमें से एक क्रेडिटर ने अपनी पेमेंट के लिए 8 वाली एसेट ली है। इसका मतलब कितने क्रेडिटर की पेमेंट हो गई 8 की, क्योंकि अगर क्या था फॉर ऑल क्रेडिटर तो पूरी एंट्री खत्म हो जाती है हमारी, मतलब 31 की पेमेंट के लिए हम 8 की एसेट देते तो ये प्रॉफिट रियलाइजेशन निकलता। लेकिन उसने कहा वन ऑफ द क्रेडिटर, इसका मतलब मैं 8 वाली एसेट दे रही हूँ, तो क्रेडिटर की कितनी पेमेंट हुई 8, लेकिन लायबिलिटी की पेमेंट के लिए जो एसेट जाती है, लायबिलिटी की पेमेंट के लिए एसेट जाती है, तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। तो 8000 से एंट्री क्लैश कर गई, लेकिन बाकी क्रेडिटर बच गए, क्योंकि एक एसेट ली है, सिर्फ एक एसेट ली है इन्वेस्टमेंट एक क्रेडिटर ने, पूरे 31 के क्रेडिटर ने नहीं। तो इसमें से जो क्रेडिटर की पेमेंट हुई है सिर्फ 8 वाले की हुई है, क्योंकि एसेट की वैल्यू 8 की है, तो अपनी एंट्री क्लैश करी सिर्फ 8 से, क्योंकि उससे सारे क्रेडिटर नहीं बोले, सिर्फ एक क्रेडिटर ने अपनी पेमेंट के लिए, तो बाकी क्रेडिटर 23 बचे हुए हैं। तो ये एंट्री तो क्लैश कर गई, क्योंकि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन होगी नहीं। आगे चलो, ए एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर, ए एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर, ए फर्नीचर लेने को एग्री हो गया, ए नहीं हुआ, पार्टनर सेट नहीं ले रहा, पूरी लाइन पढ़ो। ए एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन, ए ने अपनी वाइफ के लोन के लिए बिजनेस का फर्नीचर लिया, ए ने नहीं लिया, ए ने अपनी वाइफ के लोन के लिए, वाइफ का लोन बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटी है, तो आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए फर्नीचर दिया गया, और यहाँ क्लियर लिखा हुआ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन, अपनी वाइफ के पूरे लोन के लिए, मतलब पूरी लायबिलिटी खत्म हो रही है, और पूरी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए फर्नीचर दिया गया। तो लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए अगर असेट जाती है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, क्लैश कर गई। अब मुझे वाइफ आउटसाइड लायबिलिटी का 1 रुपये भी नहीं देना, यहाँ असेट से भी कुछ नहीं रिसीव होगा, लेकिन यहाँ वन ऑफ द क्रेडिटर जिसकी वजह से बाकी क्रेडिटर अभी बचे हुए हैं, ये क्लैश कर गई। लेकिन आगे चलो, बैंक लोन वॉज रिपेड, बैंक लोन वॉज रिपेड। बच्चे एक बार आप बैलेंस शीट में चेक करो, बैंक लोन के साथ 12% लिखा है। आपको पता है लोन के साथ ये जो रेट होती है ये इंटरेस्ट की रेट होती है, बैंक के साथ जो ये लोन के साथ ये रेट होती है ये इंटरेस्ट की रेट होती है कि आपने इंटरेस्ट किस रेट से देना है। और आपको पता है रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ,
लेकिन लॉन के साथ जो रेट दी होती है ये पर एनम ही होती है। रेट के साथ जो लॉन के साथ जो ये रेट होती है ये पर एनम ही होती है, मतलब अंडरस्टूड है, ये पर एनम लिखा हुआ है। बैंक लॉन वॉज रिपेड, अगर ये रेट नीचे होती तब ना मानते ये पर एनम है, जब तक क्लियर ना लिखा होता। इस टाइम क्लियर ना लिखा होने के बाद भी पर एनम मानते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर रेट दी हुई है। तो बैंक लॉन वॉज रिपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। बैंक लॉन की पेमेंट की गई विद इंटरेस्ट। चेक करो अंदर बैंक लॉन 20 का है, इस पे रेट कहाँ से लाऊंगी, लॉन के साथ है 12%, लेकिन आपको पता है लॉन के साथ ये जो 12% दिया है ये अंडरस्टूड है, ये पर एनम है, क्योंकि लॉन के साथ जो अमाउंट दी होती है पर एनम। पर एनम का मतलब ये रेट साल का इंटरेस्ट निकालती है, लेकिन हमें देना कितने मंथ्स का है, 9। तो 9/12 करोगे 1800। तो 20,000 लॉन की अमाउंट, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो बताओ विद इंटरेस्ट लॉन कितना पे करना है, 21,800। ठीक है, तो आपको ये लायबिलिटी तो अंदर है ही नहीं हमारे पास, इंटरेस्ट वाली लायबिलिटी तो है नहीं, कोई लायबिलिटी अंदर हो या ना हो। आप ये देखो 1800 नहीं है ये लायबिलिटी। एक्स्ट्रा पेमेंट करना क्या होता है, लॉस रियलाइजेशन के डेबिट में जाते हैं, तो ऑलरेडी लायबिलिटी पेमेंट के लिए भी रियलाइजेशन डेबिट होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट होता है कोई लायबिलिटी अंदर हो या ना हो। पेमेंट की एंट्री क्या रहेगी, सेम। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक विद इंटरेस्ट 21,800। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 21,800। ठीक है, बैंक लॉन विद इंटरेस्ट, बैंक लॉन की पेमेंट की गई है विद इंटरेस्ट, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 21,800। ठीक है, आगे चलना। असेट रियलाइज एज फॉलोज। असेट से कितना रियलाइज हुआ, कह रहा है डेटर से 24,500, स्टॉक से 60, प्लांट से 28। तो तीनों सेट की इकट्ठी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, तीनों सेट को इकट्ठे प्राइस रियलाइज कर दो। बताना डेटर से कितना रिसीव हो रहा है, डेटर से 24,500। उसके बाद दूसरी असेट से स्टॉक से कितना रिसीव हो रहा है, 60। और तीसरी असेट प्लांट से कितना रिसीव हो रहा है, प्लांट से रिसीव हो रहा है 28,000। ठीक है, 1,12,500। तीनों असेट से इतना रिसीव हुआ है 1,12,500। क्या एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। ये चीज आ गई। ठीक है, अब आगे चलना। आगे चलो, बस खत्म, मेरा सम तो पूरा खत्म हो गया। पूरा सम करने के बाद हम चेक करते हैं अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज। असेट क्यों नहीं चेक करते, क्योंकि जिन असेट की रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं है उनकी वैल्यू नील मानी जाती है। तो अब आउटसाइड लायबिलिटी चेक करो। क्रेडिटर हो गए, नहीं, क्रेडिटर थे 31, सिर्फ 8,000 की असेट ली थी एक क्रेडिटर ने, मतलब पेमेंट सिर्फ 8 तक ली थी, तो बाकी 23 रह गई। तो इसकी अपने आप फुल पेमेंट कर दोगे रियलाइजेशन टू बैंक 23 से। क्रेडिटर्स, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, ये हो गया। उसके बाद वाइफ लोन की हो गई, बैंक लोन की हो गई। पूरा सम करने के बाद हम अपने इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, पूरा सम करने के बाद हम किसको क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन को। रियलाइजेशन में बच्चे ये वाला साइड ज़्यादा है तो लॉस निकलेगा। ठीक है, 2,59,500, 2,59,500 इतना पोर्शन इसमें से लेस कर दोगे, आपके पास लॉस निकल के आ रहा है 21। तो बताओ लॉस पे किसका राइट है, पार्टनर का। लेकिन इस बार कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, करंट में।
बच्चे बुक में उसने सारा कैपिटल में किया हुआ है, आप रूल के अकॉर्डिंग चलना, पहले सारी चीज़ें करंट में डालना, फिर मैं पूरा बैलेंस यहाँ लेके जाऊँगी, ठीक है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो ABC इक्वल रेशियो है 27, 27, 27। बताओ एंट्री क्या बनी। लॉस ट्रांसफर करोगे तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, बिकॉज करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, ठीक है। तो करंट अकाउंट से काटोगे तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज पे डेबिट, दैट इज एंट्री बनेगी एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो 27 लॉस इसमें गया, 27 इसमें और 27 इसमें, ठीक है। ये अकाउंट क्लोज। सेकेंड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर लोन की, पार्टनर लोन था नहीं। थर्ड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की, लेकिन इस टाइम पार्टनर से रिलेटेड दो अकाउंट है, ये भी और ये भी। तो आपको मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपके बैंक में दो अकाउंट खुले हुए हैं, बैंक आपके पैसे को क्रेडिट में रखता है क्योंकि आपके पैसे बैंक की लायबिलिटी है, आपके दो अकाउंट खुले हुए हैं, दोनों में आपका पैसा है। अब बैंक 5 लाख आपको इस अकाउंट में पेमेंट करे, 4 इसमें करे। एक तरीका क्या है, ये 4 लाख को इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो 9 लाख इकट्ठी क्या हो जाएगी पेमेंट। तो आज बिजनेस बंद हो रहा है तो करंट का बैलेंस निकालो, पूरा कैपिटल में ट्रांसफर करो, सारी पेमेंट कैपिटल में होगी, ठीक है। तो आपने पहले पूरा करंट में करके फिर ट्रांसफर करना है। तो अब करंट अकाउंट का बैलेंस निकालो, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस निकालते हुए देखना ध्यान से, इसका ये वाला साइड ज्यादा है, 27, 27, 27 में से ये लेस करोगे, मेरे पास बैलेंस आएगा 7, 27, 27, 27 में से 15 लेस करो, 27 में से 15 लेस करो, 12 आ जाएगा, 12,000 बैलेंस आ गया। इसका देखो 27 और 22, 49, 49, 10 लेस करोगे तो मेरे पास बैलेंस आ रहा है 39। ये आपके पास करंट का बैलेंस आ गया। अब मुझे बताओ, ये जो करंट का बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट है। ये वाला साइड ज़्यादा था तो ये करंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है, समझते हो कि इतने पैसे पार्टनर ने देने थे, लेकिन यही नहीं दोगे, इसको पूरा पहले कैपिटल में ट्रांसफर करो, ठीक है। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, ये करंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, और ट्रांसफर कर दिया मैंने कैपिटल में, तो ट्रांसफर की एंट्री बनी कैपिटल टू करंट। तो ये करंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है, सिर्फ इसके आगे लिख दो बाय कैपिटल। क्या एंट्री बन गई, कैपिटल टू करंट, तो कैपिटल के डेबिट में टू करंट, करंट के बैलेंस आ गए, डेबिट बैलेंस थे इसलिए डेबिट में आए 7, 12, 39, ठीक है। ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे पेमेंट करो जैसे करते थे, क्लोज करो, 60, 60, 53 आया, कितना आया 53। उसके बाद 50, 50, 38। इसका लेकिन ये वाला साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड, ये भी बाद में करते हैं। आपको पता है ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि ये वाला साइड ज़्यादा था ए और बी के। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी है, आज बिजनेस बंद हो रहा है, इसकी पेमेंट कर दोगे। बताओ ए और बी की कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक। तो ए और बी के डेबिट में टू बैंक, फाइनल पेमेंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, 53, 38। उसके बाद 39, ये वाला साइड जा रहा है 39, 39, 90, ठीक है। अब मुझे बताओ सी की कैपिटल है, ये वाला साइड जा रहा है, तो ये जो बैलेंस बचा ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है।
आपको पता है कैपिटल के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैपिटल के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैपिटल के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि बिजनेस ने पार्टनर को पे नहीं करना। डेबिट बैलेंस का मतलब वो डेटर है, उसने बिजनेस के पैसे देने हैं, तो आज दे भी देगा। बिजनेस ने पे करना है, बिजनेस पे कर देगा, देखो कर दिया। अगर सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो पैसे ले दिया आएगा, तो लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है। तो सी के क्रेडिट में इसके आगे क्या लिखोगे? बाय बैंक, ये लाने की एंट्री, कैश ब्रॉट, कैश लाया गया। एंट्री हो रही है बैंक टू सीज कैपिटल, तो बैंक के डेबिट में टू सीज कैपिटल 90। आपके सम की वेरिफिकेशन क्या है? इसके दोनों साइड का टोटल क्या कर जाएगा? मैच, ठीक है। ये आपकी इलस्ट्रेशन हो गई बच्चे 26, ठीक है।